ये आपका आज का संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल वाला पार्ट है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि इस तरह के जो आर्टिकल होते हैं, जो एडिटोरियल होते हैं, वो आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और इनसे एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। जम्मू कश्मीर में भारी मतदान के मायने। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो उन्हीं लोकसभा में जम्मू कश्मीर में ज्यादा मतदान हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि 370 और 35 से हटाकर जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन याद रखिएगा 370 पूरी तरह से नहीं हटाया। तो लोकसभा चुनाव के समुद्र मंथन में जहां कुछ नेताओं की विषैली टिप्पणियों ने राजनीतिक परिदृश्य को दूषित करने का काम किया, तो वहीं जम्मू कश्मीर से आए समाचारों से इस मंथन में कुछ रत्न और अमृत कलश भी झलक कर बाहर आए हैं। और एक समय वह भी था जब राज्य की राजनीति में कुंडली मारकर बैठे कुछ परिवारों के नेता गोपकार रोड के बंगलों से देश को धमका रहे थे कि अगर मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने का प्रयास किया तो कश्मीर की जनता उठ खड़ी होगी, पूरे राज्य में खून के दरिया बहने लगेंगे। और आप देखेंगे, और यह बात अलग है कि अगस्त 2019 में जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A का सफाया कर दिया, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरी दुनिया ने देखा कि इतने बड़े बदलाव के बाद भी कश्मीर में ना तो किसी ने पत्थर फेंके, ना ही कोई हड़ताल हुई। और अब अनुच्छेद 370 हटने के 5 साल बाद हो रहे पहले लोकसभा चुनाव में कश्मीर घाटी की जनता ने मतदान में जिस प्रकार पूरे उत्साह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उससे पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और पिछली सदी के आखिरी दशक में इसी जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान यह भी देखने को मिला था कि श्रीनगर के एक पोलिंग बूथ के बाहर रखे एक कलर टीवी के साथ आतंकवादियों का एक पोस्टर लगा था, जिस पर लिखा था कि इस बूथ पर पहला वोट डालने की हिम्मत दिखाने वाले वोटर को यह टीवी इनाम में मिलेगा। जबकि इस बार के चुनाव में अलगाववादियों की राजधानी बन चुके श्रीनगर में 2019 के 14.4% के मुकाबले 38.5% कश्मीरी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। फिर भी कम है, लेकिन जितना बड़ा है उतना अच्छा है। हिंसा की खबरों के केंद्र में रहने वाले अनंतनाग और बारामूला ने 59% से ज्यादा मतदान कर पिछले 35 साल के रिकॉर्ड तोड़ डाले, और दिल्ली जैसे महानगर में भी बाजी मार ली है। इन चुनाव की एक खास बात यह भी रही कि पूरे चुनाव अभियान के दौरान समूची कश्मीर घाटी में ना तो चुनाव के बहिष्कार की एक भी अपील जारी हुई, ना ही कोई पोस्टर देखने को मिला। पूरी घाटी में एक भी ऐसा बूथ नहीं था जिसे जीरो वोट बूथ बताकर भारत विरोधी कोई नया नैरेटिव गढ़ा जा सकता। और इस बार तो वोटिंग की लंबी कतारों में खड़े लोगों के चेहरों की मुस्कुराहटों और आत्मविश्वास ने देखा कि अनुच्छेद 370 हटने और लगातार 5 साल की शांति के फल चखने के बाद जनता को समझ में आ गया कि अलगाववाद और लोकतंत्र में क्या अंतर है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में स्थापित हो चुके प्रभावशाली सुरक्षा परिवेश, कानून और व्यवस्था की बहाली, पाकिस्तान समर्थक हुर्रियत की गुंडागर्दी की समाप्ति और हर महीने जारी होने वाले हड़ताल कैलेंडर के शिकंजे से मुक्ति के बाद आम कश्मीरों को पता चल चुका है कि खून खराबे और अशांति की उन्होंने और उनके बच्चों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद राज्य के इतिहास में पहली बार कराए गए ब्लॉक और जिला स्तर पर हुए चुनाव में स्थानीय नेताओं की भारी सक्रियता ने ही संकेत दे दिया था कि अब जम्मू कश्मीर की राजनीति अब्दुल्ला और मुफ्ती जैसे परिवारों से पूरी तरह मुक्त होने को आतुर है। लोकसभा चुनाव ने उसी रुझान की पुष्टि की। चुनाव की बात करें तो श्रीनगर में 8 मान्यता प्राप्त दलों सहित 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। बारामूला में 8 पार्टियां समेत आप देखिए 22 और अनंतनाग राजौरी में 10 पार्टियां समेत 20 उम्मीदवार ताल ठोक कर आम कश्मीरी वोटर से वोट मांगने को उतरे हैं। आईएनडीआई का हिस्सा होते हुए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के उम्मीदवार घाटी की तीनों सीटों पर आपस में भिड़े हैं। यह बात भी रोचक है कि कांग्रेस ने नेका के साथ गठबंधन में उसी घाटी की तीनों सीटें देकर खुद जम्मू और उधमपुर सीटों पर लड़ने का फैसला किया, जबकि भाजपा ने घाटी में अपना एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा। और दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी टीवी चैनल और कश्मीरी अलगाववाद का चैंपियन अल जजीरा इसे घाटी में भाजपा की अलोकप्रियता के प्रमाण के तौर पर पेश करने में लगा था। हालांकि अल जजीरा और उसके भारतीय वामपंथी समर्थक यह बात नहीं समझ पा रहे हैं कि घाटी में चुनावी मैदान से बाहर रहकर भाजपा ने कूटनीति का एक बड़ा दाव खेला है। उससे कश्मीर के गुपकार रोड गैंग
हुर्रियत और पाकिस्तान समर्थक तत्वों के हाथ से यह मौका छीन लिया कि भाजपा विरोध के नाम पर सभी अलगाववादियों को इकट्ठा करके घाटी की राजनीति को फिर से केंद्र विरोधी एजेंडा दे दिया जाए। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में अलगाववाद का समर्थन करने वालों और भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ने वालों ने हथियार डाल दिया। अब मोदी विरोधी एक नया नैरेटिव खड़ा करने में लगे हैं। राज्य में बदले माहौल का अपने एजेंडे को सिरे चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये लोग जेलों में बंद कश्मीरियों की रिहाई, राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने और विधानसभा को बहाल कर पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कह रहे हैं। वास्तविकता यही है कि कश्मीर के अलगाववादी इतिहास को देखते हुए ऐसे कदमों से यह राज्य फिर अशांति और अलगाववाद की चपेट में आ सकता है और 5 साल की उपलब्धियां निष्प्रभावी हो जाएंगी। ऐसे में सही नीति यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को देखते हुए आगामी सितंबर से पहले न केवल राज्य विधानसभा के चुनाव कराए जाएं बल्कि पंचायत, ब्लॉक और जिला समितियों के भी चुनाव कराए जाएं, और जिससे राज्य की राजनीति में गुपकार गैंग और उसके अलगाववादी आकाओं के बजाय आम जनता के प्रतिनिधियों का नियंत्रण अपनी जमा सके। और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले उसे अनुच्छेद 370 के नकारात्मक असर को पूरी तरह उतारने का समुचित समय दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कश्मीर को लेकर कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं होना चाहिए। निस्वार्थी तत्वों को खुश करने और उनसे मिलने वाली वारवाही का लालच पूरे देश और भारत सरकार के लिए बहुत महंगा साबित होगा। लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन है, इनका नाम है विजय क्रांति। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। आखिर संविधान बचाने का मतलब क्या है? अभी आप देख रहे हैं ना कि संविधान खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चल नहीं ना बातें। वर्तमान लोकसभा चुनाव में संविधान बचाना एक मुद्दा बना हुआ है और आप देखेंगे कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के घटक दल भाजपा पर चुनाव जीतने के बाद संविधान बदलने का आरोप लगा रहे हैं और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उनके रहते हुए कोई भी संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आजाद भारत में यह पहला आम चुनाव है जिसमें भारत का संविधान एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। देखिए, भारतीय संविधान की बात करें तो आप देखते हैं 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ आ चुका था, तो 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से लागू हो चुका था, तो 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं लोकसभा में। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो लोकसभा का सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। इस चुनाव कौन सी संस्था करवाती है, उस संस्था के बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे लिखिएगा, ठीक है। आज अब देखते हैं कि इससे भारत का संविधान जन जन तक पहुंच रहा है। ऐसा होना भारतीय जनमानस में संविधान की स्वीकार्यता और महत्व दोनों ही बढ़ाएगा। और आप देखेंगे कि संविधान बचाने के शोर के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल छूट गया कि संविधान बचाने से मतलब क्या है। और यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को इसमें संशोधन करने की शक्ति है। वहीं अनुच्छेद 13 और 32 सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है कि वह ऐसे सभी कानूनों को निरस्त कर दे जो मूल अधिकारों के खिलाफ हो। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां यह नहीं बता रही हैं कि संविधान बचाने से उनका वास्तविक मतलब क्या है, वह संविधान को कैसे बचाएंगी, वह क्या नहीं करेंगी और जिससे संविधान बचा रहेगा। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत की बात हो रही। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। शासन चलाने के लिए लिखी गई सबसे प्रमुख कानून की किताब को संविधान कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में यह किसी भी देश में रहे शासकों जनता के बीच बनी सहमति का दस्तावेज होता है। दुनिया में ऐसे दस्तावेज तैयार करने की शुरुआत 15 जून 1215 को वेटेन में मैग्ना कार्टा से होती है और जिसके तहत वहां के तत्कालीन राजा जॉन ने नागरिकों को तमाम अधिकार दिए। भारत का संविधान संविधान सभा के सदस्यों के बीच बनी सहमति का दस्तावेज है और संविधान सभा में निर्णय मतदान द्वारा होता था। एक एक प्रावधान पर बहस करके वोट डालकर निर्णय लिया गया। ऐसे में संविधान बचाने का मतलब पूर्व में संविधान सभा में जिन विषयों पर निर्णय हो चुका उन्हें वैसे ही माना जाना है। ऐसा करने के लिए जरूरी हो जाता है कि संविधान सभा ने जिन बातों को नकार दिया और उनको किसी भी कीमत पर दोबारा नहीं उठाया जाए, परंतु देश में ऐसा हो नहीं रहा है। भारत में सिर्फ संविधान नहीं बल्कि संविधान सभा के निर्णय का भी उल्लंघन किया जा रहा है। इसके 3 बड़े उदाहरण हैं। पहला है शीर्ष न्यायालय में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम का अस्तित्व में आना। 1993 के बाद भारत की शीर्ष न्यायपालिका ने कॉलेजियम नामक एक ऐसी व्यवस्था बनी जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में जज की
जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। ऐसा करने वाला भारत एकमात्र देश है। बाकी देश में जजों की नियुक्ति सरकार या फिर वहां की संसद करती है, और हमारे यहाँ जज खुद ही जज की नियुक्ति करते हैं। ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में दिए गए परामर्श शब्द की परिभाषा को बदलकर बाध्यता कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम नामक जो विधि बनाई है, वैसी व्यवस्था को संविधान सभा ने पहले ही खारिज कर दिया था। मोदी सरकार ने सभी पार्टियों की सहमति से संविधान संशोधन द्वारा इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। दूसरा उदाहरण विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति के विभाजन की सीमा को समाप्त करने की कोशिश है। शक्ति का उक्त विभाजन आधुनिक लोकतंत्र की बुनियाद है, लेकिन एक समूह पिछले कुछ वर्षों से इस विभाजन को समाप्त करने की लगातार कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है, और इसके लिए वह लगातार दबाव डाल रहा है और बड़े अधिकारियों की चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश को सदस्य बनाया जाए। चयन समिति में बतौर सदस्य मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी न सिर्फ शक्ति के विभाजन का उल्लंघन करती है, बल्कि इस पद पर की गरिमा को भी नुकसान पहुंचाती है। न्यायपालिका का काम कार्यपालिका के कामों को की समीक्षा करना है, जबकि जब न्यायाधीश खुद ही चयन समिति में शामिल हो जाएगा, तो न्यायपालिका किस नैतिक शक्ति से ऐसी नियुक्तियों की समीक्षा करेगी? और संविधान के उल्लंघन का तीसरा सबसे बड़ा उदाहरण रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन है, जिसकी आजकल का खासी चर्चा है। मनमोहन सरकार ने अल्पसंख्यक मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए 2004 में इस आयोग का गठन किया था, और इसके गठन का आरंभिक उद्देश्य धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की स्थिति का अध्ययन करना था। बाद में से मुस्लिम और ईसाइयों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। आयोग की रिपोर्ट में मुस्लिमों और ईसाइयों की जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की सिफारिश की गई, और जिसे विवाद बढ़ने पर तत्कालीन सरकार ने नहीं माना। रंगनाथ मिश्र आयोग को दिया गया कार्य संवैधानिक रूप से सही नहीं था, और क्योंकि आप देखिए अनुसूचित जाति जनजाति के मामलों को देखने के लिए संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया था, और जिसे बाद में आप देखते हैं कि संशोधित करके अनुसूचित जाति आयोग में बदल दिया गया। इस आयोग ने मुस्लिमों और ईसाइयों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को पूर्व में कई बार खारिज कर दिया। साफ है कि मनमोहन सरकार ने न केवल संविधान के अनुच्छेद 338 का उल्लंघन किया, बल्कि संविधान निर्माताओं की उस बात को भी नहीं माना, जिसके तहत उन्होंने अनुसूचित जातियों से जुड़े मामलों को देखने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया। लेखक लंदन विश्वविद्यालय के रॉयल हालवे कॉलेज में सहायक प्रोफेसर हैं। इनका नाम है, क्या नाम है? अरविंद कुमार। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। यहाँ एक बड़ा कॉलम अच्छा रहता है, स्वयं में झांके। आज का इंसान हर समय डरा रहता है, आशंकित रहता है। इन दिनों हम में से अधिकांश का प्यार हो या फिर गुस्सा सब बनावटी होने लगा है। दूसरों का साथ पाने की चाह में हमारे लिए कुछ घड़ी अपने साथ बिताना मुश्किल होता जा रहा है। दिन रात लगाने के बावजूद हमारे काम खुशी नहीं दे रहे हैं। यह सब धर्म के बदलते स्वरूप इंसान की निराशावादी सोच का परिणाम है। विज्ञान की तरह अध्यात्म ने भी शाश्वत नियमों की खोज की थी। आज वैज्ञानिक खोजें तो जारी हैं, किंतु धर्म के क्षेत्र में नियमों की खोज का दरवाजा बंद है। यही समस्या की जड़ है। कोई धर्म हो या फिर आप देखिए फिर वस्तु, हम दो तरह से चीजों को देखते हैं। हाँ, कभी हम पर प्रेम का चश्मा चढ़ा होता है, तो कभी डर का। लेंस बदलते ही हमारा सोच बदल जाता है। डर चीजों को एक रूप दे रहा होता है, तो प्रेम एक अलग ही धरातल। हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है हमारी आंखें क्या देखती हैं, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं कि हम उसे कैसे अपनाते हैं। और हम बीच की अपनी क्षमता होती है। कुछ बातें जो तो हमारी काबू से ही बाहर होती हैं, और कुछ हमारे अपने फैसलों पर टिकी होती हैं। अपने फैसलों को अपनी प्रकृति एवं वास्तविक धरातल से जोड़ना ही स्थायी खुशी का रास्ता है, जिसके लिए खुद को जानना जरूरी है। यूं भी काम सबके हो ही जाते हैं, मोटे पतले, श्वेत अश्वेत, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, सबकी अपनी खूबियां होती हैं। पर समस्या है कि दूसरों को जानने एवं दूसरों के क्षेत्र में झांकने की चाह में हम खुद को समय नहीं देते हैं, खुद में नहीं रह पाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के ज्यादातर हिस्से से ना खुश हैं, तनाव और रोगों से घिरे रहते हैं, हर रोज का जीवन बिताना मुश्किल हो रहा है, तो स्वयं में झांकें। यह पूछें कि मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। अपने स्वाभाविक मूल्यों को पहचान कर काम करना कभी निराश नहीं करता है। इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है, पढ़ लिया करिएगा। घुसपैठ की समस्या। यह अच्छा हुआ कि बंगाल में बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ के मुद्दे को प्रधानमंत्री ने भी उठाया, और इसके पहले गृह मंत्री भी इस मसले की चर्चा कर चुके हैं। गत दिवस एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए
मंत्री ने तृणमूल कांग्रेस पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। बंगाल में होने वाली घुसपैठ महज एक चुनावी मुद्दा नहीं रहना चाहिए। दशकों से जारी घुसपैठ के चलते जो तमाम बांग्लादेशी मुस्लिम बंगाल में आकर बस गए और जिन्होंने मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड और आधार कार्ड आदि भी हासिल कर लिए, उनकी पहचान कर उन्हें वापस भेजने के प्रयास किए जाने चाहिए। यह लगभग तय है कि ऐसे किसी प्रयास का तृणमूल कांग्रेस का के साथ साथ कांग्रेस और वामपंथी दल भी विरोध कर सकते हैं। इसके आसार इसलिए हैं क्योंकि इन दलों के लिए घुसपैठ एक वोट बैंक बन गए हैं। घुसपैठ की समस्या से केवल बंगाल की ही पीड़ित नहीं है, बंगाल के अलावा असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्य भी इस समस्या से दो चार हैं। और आप देखिए असम में तो घुसपैठ के कारण ही एनआरसी लाया गया। आखिर असम की इस तरह बंगाल में भी एनआरसी को क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिए? यह सही है कि ऐसे किसी कदम का संकीर्ण राजनीतिक कारणों से विरोध किया जाए, लेकिन उसे दरकिनार कर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। किसकी बात हो रही है? एनआरसी की बात हो रही है। एनआरसी यानी कि देखिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की बात हो रही है, राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण एक तरह से। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन विल, ये आप देखिए एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाता है और अवैध लोगों की आप देखिए पहचान होती है इससे। और इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि बंगाल के सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय बदल गई है। बांग्लादेश से सटे कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि का एक बड़ा कारण सीमा पर पार से होने वाली घुसपैठ है। इस घुसपैठ पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है। बंगाल में कई निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां के चुनाव परिणाम को बांग्लादेश से घुसपैठ ही प्रभावित करते हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं है। इसका निराकरण ही किया ही जाना चाहिए। ऐसा किया जाना इसलिए भी आवश्यक हो गया है क्योंकि बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार से रोहिंग्या भी भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हैं। वे भी अवैध तरीके से भारत के नागरिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं में कई ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो घुसपैठ कराते हैं और उनका तंत्र इतना सुगठित है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों से घुसपैठ करके जम्मू और हैदराबाद जैसे शहरों में जाकर बस गए हैं। चूंकि सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व केंद्र सरकार पर है और उसने बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए बंगाल में सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त अधिकार भी प्रदान किए हैं और इसलिए घुसपैठ रोकना उसकी भी जिम्मेदारी है। अब जब भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया और बढ़ती आबादी के चलते संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, तब फिर यह सुनिश्चित किया भी जाना चाहिए कि कहीं से भी कोई घुसपैठ ना हो। चिंता का विषय तो पंजाब में जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है वह चिंता का विषय है। बठिंडा में यह मंगलवार को लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पंजाब की बात नहीं है, पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। मौसम विज्ञान की बात माने तो 80 वर्ष बाद ऐसा हुआ जब बठिंडा का तापमान इतना अधिक दर्ज किया गया है। अन्य शहरों में भी बढ़ते तापमान से लोग परेशान हैं। मंगलवार को ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अभी भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। साथ ही विभाग ने खेतों में फसलों के अवशेष जलाने के भी बढ़ रहे तापमान का एक प्रमुख कारण माना है। मौसम विज्ञान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह की यह बात गौरतलब है कि नाड़ सहित फसलों के अवशेषों को भी जलाने से पर्यावरण में कार्बन की मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ती जा रही है। इसके कारण ही तापमान सामान्य से अधिक बढ़ रहा है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार भी प्रदेश में किसान खेतों में नाड़ को बेहताशा आग लगा रहे हैं और ऐसा तब हो रहा है जब हर वर्ष पराली और नाड़ के धुएं को लेकर पंजाब से दिल्ली तक पर्यावरण को होने वाली क्षति पर चिंता जताई जाती है। और इस बार लोकसभा चुनाव होने के कारण सरकार और प्रशासन की तरफ से इस पर खास सख्ती भी नहीं की जा रही है, जिसका अनुचित लाभ किसान उठा रहे हैं। बढ़ते तापमान और मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सरकार और प्रशासन को खेतों में अवशेष जलाने से रोकने के लिए सख्त और ठोस कदम उठाने चाहिए। और आप देखेंगे कि यह मनुष्य के स्वास्थ्य से भी जुड़ी आप देखेंगे एक तरह से गंभीर मामला है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, सोचिए अगर कहते हैं ना, कल कोई कह रहा था, बोले भैया अगर हम लोगों ने पेड़ों में पानी डाला होता तो हमें कूलर में पानी डालने की जरूरत ना पड़ती। ये पारंपरिक ज्ञान से मौसम का अनुमान। या आप देखिए, भारत विविधताओं से भरा देश है और हमारी पुरानी परंपरा और मान्यताओं को देख आज के विज्ञानी तक हैरान रह जाते हैं। भारत के अलग क्षेत्रों में प्रचलित पुरानी कहावतों मुहावरों के मायने बहुत गहरे
और आप देखते हैं कि सटीक होते हैं। चाहे कोई भी तीज त्योहार हो, तिथि हो, सबको लेकर कोई ना कोई लोकोक्ति, कहावत, मुहावरे जरूर मिल जाते हैं। चाहे होली, दिवाली हो या फिर मकर संक्रांति, अक्षय तृतीया, यहाँ तक कि पशु पक्षियों और कीट पतंगों की गतिविधियों से उस साल के मौसम की सटीक जानकारी हासिल कर लेने की हमारी गौरवशाली विधा को सहेजना होगा। और हमारे पूर्वजों ने आसमान आसमान को देखा, धरती को देखा, पशु पक्षियों के बर्ताव को देखा और वह लिख दिया जो आज भी जस का तस सटीक बैठता है। और इन दिनों देश में नौ तपा की बहुत चर्चा हो रही है। इस बार बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन मान्यता है कि रोहिणी नक्षत्र के शुरुआती 9 दिन बहुत तपते हैं, तो अच्छा होता है। माना जाता है कि इन दिनों सूर्य जितना तपेगा, जितनी लू चलेगी, बारिश भी उतनी अच्छी होगी। नौ तपा की भीषण गर्मी की विविधता पारिस्थितिकी तंत्र से भी जुड़ी है। अत्यधिक गर्मी पड़ेगी तो खेतों में विचरने वाले जहरीली जीव जंतु और कीट पतंगे खत्म होंगे। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली कीटों के अंडे खत्म होंगे। यह किसानों के लिए फायदेमंद होगा। रोहिणी नक्षत्र में गर्मी अधिक होने और मृग नक्षत्र में खूब आंधी चलने से आर्द्र नक्षत्र के प्रारंभ होते ही बादलों की गर्जना, बारिश की प्रबल संभावना बनती है। पहले 2 दिन लू ना चले तो चूहे अत्यधिक बढ़ेंगे। दूसरे 2 दिन लू ना चले तो धान को चट करने वाले कीट बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तीसरे 2 दिन लू ना चले तो टिड्डी दल आने की आशंका बढ़ जाती है। चौथे दिन लू ना चले तो नजला, बुखार जैसे रोगों का प्रकोप बढ़ता है। 5वें दिन लू ना चले तो अल्प वर्षा। छठे 2 दिन लू ना चले तो जहरीली जीव जंतु जैसे सांप, बिच्छू की बहुतायात होती है। और 7वें 2 दिन लू ना चले तो आंधी चलने का अंदेशा रहता है। शुक्रवार के बादल शनिवार को छाए रह जाएं तो वे बादल बिना पानी बरसाए नहीं जाएंगे। इस बार नौ तप रहा है, बस हम अपने लिए सावधानी बरतनी होगी। गैर जरूरी होने पर दोपहर में बाहर ना निकलें। लेकिन यह तो सोचना भी होगा कि जब ना तो सैटेलाइट, ना मौसम विज्ञान केंद्र, ना वैज्ञानिक उपकरण थे, तब भी केवल प्रकृति, पशु पक्षियों के हाव भाव और धरती आसमान के मिजाज को हमारे पूर्वज कैसे भांप लेते थे। हमारे यहाँ ज्ञान अद्वितीय धरोहर है, इसे संभालना होगा आगे और भी परिष्कृत करना होगा, ताकि हम अपनी भावी पीढ़ियों को भी इस गहरे ज्ञान को परिचित कराते रहें। एक तरह से अच्छा लिखा गया है। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, ये भी पढ़ना हुआ करे तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। कैंसर के प्रति सजगता बने हमारी प्राथमिकता। देखिए, पहले आप सभी जानते हैं कि कैंसर को लाइलाज माना जाता था, कि इसका कोई इलाज नहीं है। और अब देखिए हर बीमारी का इलाज हो गया, लेकिन हाँ, महंगा इलाज है। और मुझे लगता है कि कभी कभी कि इसीलिए कहा जाता है कि इलाज इसका, कैंसर का इलाज नहीं है, क्योंकि एक गरीबा को अगर आप देखते हैं कैंसर हो जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी की कमाई, घर परिवार बिक जाएगा। आप देखिए इलाज करवाते करवाते। तो बीते दिनों सरकार ने संसद में जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु और राजस्थान देश में कैंसर के बड़े हब के रूप में विकसित हो रहे हैं। पंजाब की हालत पहले से ही इस मामले में खराब है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों को ही विश्लेषित किया जाए तो देश में हर साल जितने मरीज कैंसर रोगी के रूप में चिन्हित होते हैं, उनमें से 55% की मौत हो जाती है। वर्ष 2022 में 14.61 लाख लोग कैंसर रोगी के रूप में अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किए गए, जिनमें से 8 लाख से अधिक की मौत हो गई। और आप देखते हैं कि और इसी तरह वर्ष 2021 में 14.26 लाख में से 7.89 लाख एवं 2020 में 13.92 लाख में से 7.7 लाख की मौत हुई। कैंसर पीड़ितों में लगभग 65% मरीज 45 से 60 साल आयु वर्ग के हैं। ध्यान देने वाले तथ्य यह भी है कि महिलाओं में तीसरी सबसे बड़ी बीमारी को कैंसर के रूप में चिन्हित किया गया है। और इन आंकड़ों में इतर सच्चाई का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आज भी देश के मैदानी इलाकों में कैंसर की पहचान के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र सक्षम नहीं है। जिला चिकित्सालय जैसे सरकारी केंद्रों पर भी कैंसर की पहचान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इन केंद्रों पर ना तो ऑन्कोलॉजी विभाग है और ना ही प्रयोगशाला, जहां मरीजों के शुरुआती लक्षणों की जांच की जाती है। मजबूरी में ऐसे मरीजों के लिए जांच हेतु मेडिकल कॉलेज स्तर के शहरी केंद्रों पर जाना पड़ता है। इस दौरान कैंसर के प्रारंभिक लक्षण गंभीर होकर शरीर में फैल जाते हैं।
त्रासदी यही तक सीमित नहीं है, क्योंकि बड़े शहरी केंद्रों पर भी कैंसर की पहचान और निदान की जो व्यवस्था है वह बहुत ही खर्चीली है। डॉक्टर के प्रारंभिक परामर्श शुल्क मुंबई, दिल्ली और भोपाल, लखनऊ, पटना पटना जैसे शहरों में 800 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक पीएफटी, ईईसी, ईईजी और सीबीसी, सीटी, पेट स्कैन, लैब टेस्ट अगर एक साथ हो तो खर्चा 1 लाख रुपए तक आ सकता है। बायोप्सी के लिए लगभग 35,000 और एंडोस्कोपी के लिए अस्पताल में 10 से लेकर 50,000 रुपए तक चार्ज करते हैं। कैंसर का पता चल जाने के बाद साधारण सर्जरी का खर्च 2.80 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक सामान्य है। रोबोटिक सर्जरी पर लगभग 5 लाख का खर्च आता है। कीमोथेरेपी की एक यूनिट औसतन 18,000 रुपए की पड़ती है। और आप देखेंगे कि इंटरनल रेडिएशन थेरेपी 60,000 रुपए से 5.25 लाख रुपए और एक्सटर्नल रेडिएशन का खर्चा 3 लाख से 20 लाख रुपए तक है। इम्यूनोथेरेपी की औसत दर लगभग 4.5 लाख रुपए और बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर 15 लाख से 48 लाख रुपए खर्च होता है। और इनके अलावा टारगेट एवं हार्मोन थेरेपी का विकल्प भी लाखों में है। जाहिर है कि भारत में कैंसर के इस उपचार को वहन करना केवल आर्थिक रूप से करोड़पति पृष्ठभूमि वाले परिवारों के लिए ही संभव है। और आप देखिए उपचारात्मक विधियां, असल में कैंसर की बीमारी हमारी विकृत जीवन शैली के साथ पारिस्थितिकी तंत्र में आए बदलाव के कारण भी तेजी से बढ़ी है। दूसरी तरफ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में कैंसर की निदानिक सेवा उच्च स्तरीय विशेषज्ञता की मांग करती है। और आप देखते हैं कि हमारे देश में विशेषज्ञता प्राप्त डॉक्टर और जिला मुख्यालय को भी अपना परामर्श केंद्र बनाना पसंद नहीं करते हैं। और ऐसे में आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर के मानक उपचार की आशा करना आज बेईमानी है। वैसे तो सरकार ने 1975 में ही कैंसर की बीमारी की रोकथाम के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ कर दिया था। वर्ष 1990 में जिला स्तर पर कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम भी शुरू हुआ। बाद में 2005 एवं 2017 में देश के 100 जिलों में उत्कृष्ट कैंसर संस्थान के लिए पहल हुई। और इसके बावजूद कैंसर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लाखों मरीज जो आरंभिक जांच के लिए भी चिन्हित नहीं हो पाते और जिस तरह 55% मरीज सालाना इस बीमारी से मर रहे हैं, वह बताता है कि हमारे देश में कैंसर की उपचारात्मक प्रविधियां नाकाम साबित हो रही हैं। जहां तक संसाधनों का सवाल है तो इस मामले में भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक रेडिएशन मशीन की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए यह केवल 0.41 ही है। और WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल के अनुसार देश में आप देखें कुल 594 MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की पीजी सीट्स हैं, जिनमें से 282 निजी कॉलेज में हैं। जाहिर है कि जिस तरह से कैंसर की चुनौती तेज हो रही है, इस अनुपात में हमारे पास दक्ष कार्यबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार इस चुनौती को समझ नहीं रही है। हरियाणा के झज्जर में एक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना इसी उद्देश्य से की जा रही है, ताकि इससे संबंधित शोध और डाटा को ज्यादा प्रमाणित बनाया जा सके। कैंसर यूनिट की स्थापना, तो केंद्र और राज्य सरकारों ने कैंसर को विलंब से ही सही अपनी प्राथमिकताओं में लेना शुरू भी किया है। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी जिला अस्पतालों में कैंसर यूनिट की स्थापना आरंभ हुई है। मेडिकल कॉलेजों में भी रोग की पहचान, परीक्षण और निदान के संस्थागत प्रयास हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या और कैंसर का उपचार अत्यधिक महंगा होना और इस रोग के आरंभिक लक्षणों का बहुत देर से पता चल पाना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फील्ड ड्यूटी के स्तर पर अभी भी काबिल डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और सरकार ने जिन सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच के लिए उपकरण उपलब्ध कराए, उन्हें संचालित करने के लिए एलाइड सर्विसेज की भारी कमी है। अधिकतर सरकारी अस्पतालों एवं नए मेडिकल कॉलेजों में उपकरण तो खरीद कर स्थापित कर दिए गए, लेकिन मानव संसाधन के अभाव में ये अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि जागरूकता की कमी। कैंसर को लेकर संचारी रोग की तरह जागरूकता नहीं है। सरकार को चाहिए कि अन्य बीमारियों की तरह इसे लेकर भी माइक्रो स्तर पर जागरूकता सुनिश्चित करने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान आरंभ किए जाएं, ताकि आरंभिक लक्षणों के साथ ही कैंसर के शरीर में प्राणघातक फैलाव को रोका जा सके। एक हालिया अध्ययन से पता चला कि यदि आरंभिक स्तर पर ही कैंसर की पहचान कर निदान शुरू किया जाए तो एशिया में लगभग 60% मौतों को रोका जा सकता है। और इसके साथ ही आयुष्मान समेत अन्य बीमा योजनाओं को कैंसर के मामले में समावेशी बनाया जाए। निजी बीमा कंपनियां अक्सर स्वास्थ्य बीमा करते समय कैंसर की अनदेखी करती हैं। आयुष्मान में
केवल 5 लाख रुपए तक की बीमा कवरेज है, लेकिन आमतौर पर मरीजों का उपचार इससे अधिक रकम में होता है। ऐसे में आयुष्मान भारत भी कैंसर पीड़ितों को अंतिम रूप से मदद नहीं कर पा रहे हैं। महिलाओं के लिए भारत में सर्वाइकल कैंसर सबसे बड़ी चुनौती है। इसका उपचार आसान हो सकता है यदि 14 साल तक की बालिकाओं में पाठ्यक्रम स्तर पर जागरूकता सुनिश्चित की जाए। कैंसर फैलाव करने वाले कारकों पर सख्ती इसकी रोकथाम हेतु कारगर साबित हो सकती है। दक्ष मानव संसाधन, खासकर संबद्ध सेवाओं को विकसित करने के लिए भी चरणबद्ध ढंग से मेडिकल कॉलेजों को केंद्र बना सकती है। तंबाकू के बढ़ते उपयोग पर नियंत्रण। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अनेक संस्थाएं दुनिया भर में तंबाकू मुक्त भविष्य पर काम कर रहे हैं। और आप देखिए, एक बड़ी हैरानी होगी, सिगरेट का पाउच उठाकर, सिगरेट का पैकेट उठाकर देखिए, तंबाकू का पाउच उठाकर देखिए, उस पर चेतावनी लिखी रहती है, फिर भी लोग पीते हैं और खाते हैं। समझिए, वही तंबाकू उत्पादक कंपनियां भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को नशे की लत लगाने के लिए भ्रामक विज्ञापन और लुभावनी मार्केटिंग पॉलिसी से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रयासरत हैं। WHO और वैश्विक तंबाकू उद्योग पर नजर रखने वाली एक संस्था ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि तंबाकू और निकोटिन उद्योग किस प्रकार अपने उत्पादों को डिजाइन करता है, मार्केटिंग अभियानों को लागू करता है, उनकी मदद के लिए ऐसे नीतिगत वातावरण को आकार देने के लिए लगातार काम करता है जो दुनिया भर के युवाओं को नशे की लत में डुबो देते हैं। तंबाकू और निकोटिन उत्पादों से होने वाली बीमारियों के कारण प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। हालांकि आप देखिए, तंबाकू के उपयोग को कम करने की दिशा में बीते वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन इसके बावजूद चिंता का विषय यही है कि किशोरों में तंबाकू उत्पादों का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 13 से 15 वर्ष की आयु के अनुमानित 3.7 करोड़ बच्चे किसी न किसी रूप में तंबाकू का उपयोग करते हैं। और जहां तक भारत की बात है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसी साल अपनी नई रिपोर्ट में ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेड्स एंड प्रिविलेंस ऑफ टोबैको यूज 2020 से 30 में बताया कि भारत सहित दुनिया भर में तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या में कमी आई है। हालांकि अभी भी देश में 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के 25.1 करोड़ लोग इसका सेवन कर रहे हैं, और जिनमें आप देखिए 79% पुरुष और 21% महिलाएं शामिल हैं। देश में खैनी का सेवन करने वालों की संख्या 11 करोड़ से अधिक ज्यादा है। और आप देखते हैं कि जबकि गुटखे का सेवन 7 करोड़ से ज्यादा और तंबाकू के साथ सुपारी का सेवन 5 करोड़ से ज्यादा लोग करते हैं। और शोधकर्ताओं का मानना है कि हमारे यहाँ सिगरेट, बीड़ी की तरह नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों बेचने के कानून उतने कड़े नहीं हैं जितने होने चाहिए। कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद स्कूलों के पास भी ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हमारे नीति निर्माता यदि इस दिशा में कार्रवाई नहीं करते तो वर्तमान में और भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान की एक नई लहर का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सिगरेट सहित कई तंबाकू और निकोटिन उत्पादों की लत और उपयोग शामिल है। कल यानी कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, लिहाजा इस और हमें ध्यान देना होगा एक तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए कि तंबाकू से कैंसर होता है, नुकसान होता है, स्वास्थ्य पर नुकसान होता है, ध्यान दें। लेकिन लोग फिर भी नहीं जागरूक हैं। पहले मतदान, फिर एक तंज कसा जाता है। ये राजनीति की बातें हो रही हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एक जनसत्ता का भी आर्टिकल, एडिटोरियल बड़ा अच्छा लगता है मुझे, रिश्तों की दरख्ती बुनियाद, इसे भी पढ़ लिया करिएगा आप लोग। तो परिवार को समाज की नींव का पत्थर कहा जाता है, पर अब कुछ समाजशास्त्रियों ने पारिवारिक जीवन और परिवार के महत्व को लेकर सवालिया निशान लगाए हैं। परिवार में जहां एक तरफ सदस्यों को प्रतिबद्धता के मूल्य सिखाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में प्रविष्ट कराकर व्यक्तिवादिता के मूल्यों से परिचित कराया जाता है, ताकि वे आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र और स्वायत्तशासी बन सकें। परिवार में कुछ और परिवर्तन प्रौद्योगिकी और विकास और अन्य विकास प्रक्रियाओं के कारण उभरने लगे हैं। उदारवादी दौर में गतिशीलता बढ़ने से अनेक बार परिवार करियर में बाधक नजर आता है, क्योंकि संबंधों में उदारवाद उभरा, संतानोत्पत्ति को स्वतंत्र जीवन से व्यतीत करने में बाधक माना जाने लगा। परिवार में निजता का दायरा भी बदल गया। अब निजता में हम केवल उन्हें शामिल करते हैं जिन्हें हम चाहते हैं, और जिन्हें हम परिवार में नहीं चाहते हैं उनके साथ तनावपूर्ण संबंध होते हैं। यानी पति पत्नी के माता पिता और भाई बहन भी इस निजता के दायरे में शामिल नहीं होते हैं। तेजी से उभरते भौतिकवाद ने परंपरागत परिवार संरचना के सामने अनेक संकट उत्पन्न कर दिए हैं। तलाक दर में वृद्धि हो, विवाह के पूर्व सहजीवन, एकल अभिभावक परिवार और एकल व्यक्ति गृहस्थी वे प्रवृत्तियां हैं जो परंपरागत परिवारों के सम्मुख अनेक सवाल पैदा करती है। समाज वैज्ञानिकों का मत है कि यह परिवर्तन आधुनिक समाजों में व्यक्तिवाद के बढ़ते प्रभाव को बताते हैं।
यह व्यक्तिवादिता परंपरागत परिवार को अस्थिर बना देती है। कुछ विचारकों का यह भी मानना है कि समाज में हो रहे परिवर्तनों ने अस्थिरता और असुरक्षा को व्यवस्था का हिस्सा बना दिया, और जिसकी अभिव्यक्ति परिवार में अस्थिरता के रूप में होती है। पूर्व के समाजों में परिवार विस्तृत नातेदारी का एक हिस्सा था, जबकि आधुनिक समाजों में परिवार नातेदारों और समुदाय से कमोबेश कट से गए हैं, और जिसके फलस्वरूप भावनात्मक दबाव परिवार का एक आवश्यक पर नकारात्मक अवयव बनकर उभरा है। और हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में घटित कुछ घटनाओं के आधार पर इन विभिन्न पक्षों को समझा जा सकता है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक महिला ने अपने 3 साल की बेटी की हत्या कर दी। पति पत्नी में किसी बात का झगड़ा हुआ, इस बीच उनकी बच्ची रोने लगी, तो गुस्से में पत्नी ने बच्ची को एक पेड़ के नीचे से जाकर गला घोंट दिया। और इस तरह बेंगलोर की एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ ने गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। पति से तलाक के बाद वह नहीं चाहती थी कि उसका पति बेटे से मिले। एक और घटना राजस्थान के बारान जिले की है, जिसमें बेटे ने संपत्ति विवाद को लेकर अपने बुजुर्ग माता पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के बड़ौत में एक बेटे ने संपत्ति से बेदखल किए जाने के बाद गुस्से में अपने पिता और 2 सगी बहनों की मौत के घाट उतार दिया। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि भौतिकवादी संस्कृति के प्रसार ने लोगों को इतना व्यक्तिवादी स्वार्थ केंद्रित बना दिया कि अपने छोटे से लाभ के लिए जीवन साथी, अपने बच्चों या फिर माता पिता की हत्या करने तक से उन्हें कोई गुरेज नहीं है। और किसी की हत्या करना, और आप देखेंगे खासकर किसी अपने की हत्या करना, मानो एक खेल सा हो गया है। और ऐसा तभी संभव है जब रिश्तों में भावनाएं, प्यार, लगाव समाप्त हो जाए। या तो कहें कि आजकल के संबंधों में अपना दुख और प्रेम का स्थान पैसे ने ले लिया। इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आधी रिश्ते तो लोग इसलिए निभा रहे हैं कि उनके कभी ना कभी काम पड़ सकता है। और कहा जाता था कि दुनिया में भाई बहन का रिश्ता सबसे निकट और सबसे ज्यादा प्यार भरा होता है, लेकिन अब यह रिश्ता भी संपत्ति उपहारों की भेंट चढ़ गया है। और जिस दिन बहन ने पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा मांगा, उसी दिन से वह सबसे बड़ी शत्रु दिखाई देने लगती है। बहन का घर आना भी खलने लगता है, जबकि शादी से पहले यह बहन उसकी सबसे बड़ी दोस्त और हमदर्द हुआ करती थी। एक कैसा विकास है जहां मशीनें स्मार्ट बनने लगी और इंसान अपने स्मार्टनेस खोते जा रहे हैं। अपना अधिकांश समय स्मार्ट गैजेट्स के साथ बिताने के कारण लोगों में अपने परिवार और मित्रों के साथ संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और इस बात को से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी भी रिश्ते या संबंध में संवाद होना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूचना क्रांति के इस दौर में स्मार्टफोन ने रिश्तों की गर्माहट को ही खत्म कर दिया। पहले हर रिश्ते, हर दोस्त में अलग भावनात्मक लगाव हुआ करता था। उनकी अभिव्यक्ति भी भिन्न भिन्न होती थी। लेकिन स्मार्टफोन के जमाने में एक ही संदेश हर किसी को भेज दिया जाता है। जब तक किसी से काम ना पड़े तब तक उसे संपर्क भी करने की जरूरत अनुभव नहीं की जाती है। आज आप देखिए, लोगों के जीवन में धन संपत्ति इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि अपने ही खून के रिश्तों का कत्ल करने से भी नहीं चूकते हैं। विवाह संस्था में विश्वास की समाप्ति, परिवारों में विघटन, भौतिक वस्तुओं को अधिक से अधिक पाने की लालसा, स्वयं को श्रेष्ठ और अन्य को हीन मानने की प्रवृत्ति ने लोगों को अवसाद निराशा की गर्त में धकेल दिया। इसके अलावा जब से हर चीज का बाजारीकरण हो गया है, तब से रिश्तों का महत्व और भी कमजोर हुआ है। आधुनिक विकसित तकनीक के माध्यम से बच्चे पैदा हो जाना, उनका पालन पोषण करने के लिए अनेक सार्वजनिक संस्थाओं की मौजूदगी, जिससे माँ का स्थान स्मार्ट मशीन ने लेने लगी। घर और दफ्तर के हर काम के लिए रोबोट के इस्तेमाल ने रिश्तों को बाजार की वस्तु बना दिया। ऐसे में जब मानव जीवन के अस्तित्व की निरंतरता ही खतरे में है, तो रिश्तों की समाप्ति का संकट हैरानी की बात नहीं है। और जब से इंसान ने उपभोक्तावाद और बाजारवाद की संस्कृति को जीवन का अहम हिस्सा बनाया, तब से मानव समाज के अनेक तरह के जोखिमों से घिर गया है। जब से लोगों ने परिवार के बड़े बुजुर्गों का स्थान गूगल और सोशल मीडिया को देना शुरू किया, तब से वह दिग्भ्रमित हो गया है। और किसी ने सच ही कहा है कि जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं, तब से दामन में अपनी दुआएं कम और दवाएं ज्यादा भरने लगे हैं। मानव समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इस विषय पर गंभीर विमर्श किया जाए और हर संभव कोशिश की जाए ताकि रिश्तों के समाज को मशीनी समाज में बदलने से रोका जा सके। और आप देख रहे हैं कि दिखावे के ज्यादा रिश्ते बचे हुए हैं, हकीकत के कम बचे हुए हैं। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? कुछ बातें आप लोग लिख सकते हैं जो आप लोग अनुभव करते हैं, जो आप लोग देखते हैं अपने आसपास, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब ईमानदारी से आप लोगों को मेहनत करनी है और पढ़ना है।
धन्यवाद।